हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे थे वसंत भाग 2 पार्ट 5 मिठाई वाला, जिसके पार्ट 1 और 2 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे भाग 3। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज तो उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। अब वो मकान में बैठी है रोहिणी, जो चुन्नू और मुन्नू की माँ है। वो मुरली वाले की सारी बातें सुन रही है और उसने अनुभव किया कि वो मुरली वाला बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहता है। उसे पहले कभी नहीं देखा, वह पहले कभी आया भी नहीं है। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, और जो वो सामान बेचता है, जैसे वो मुरली बेच रहा था, वो 2-2 पैसों में बेच रहा था। और जो वो पहले पार्ट में खिलौने बेचने वाला बनकर आया था, तो वो बच्चों को फ्री में भी खिलौने दे रहा था। भला आदमी जान पड़ता है, वह सोचते कि वो बेचारा अच्छा आदमी है, तभी वो बच्चों का प्यार देखकर उनको इतना सस्ता सामान देकर जाता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है। पेट जो ना कराई सो थोड़ा। अब वो कहती है समय समय की बात है कि वो बेचारा इस टाइम पर ऐसे भटकता हुआ फिर रहा है, अपना सामान बेचता हुआ फिर रहा है कि पेट के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता है। अब जैसे वो मुरली वाले के बारे में सब बातें सोच रही है, उसी समय मुरली वाले की आवाज़ दूसरी गली से उसे सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। फिर उसने वही अधूरा स्वर सुना। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। वो क्या कहती है कि स्वर भी कितना मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी की मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। वो काफ़ी दिनों तक उसके बारे में सोच रही है कि स्वर कितना मीठा, और वो बच्चों से भी कितने प्यार से बात करता है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। बहुत महीने बीत गए, लेकिन वो मुरली वाला फिर ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब जो उसकी याद थी वो कम होती जा रही थी। भाग 4। अब 8 मास हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं। 8 महीनों के बाद सर्दी के दिन आ गए। पहले वो गर्मियों में आता था, अब 8 महीनों के बाद सर्दी के दिन आ गए हैं। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही है। मतलब रोहिणी स्नान करके धूप में ऊपर छत पर अपने बालों को सुखा रही है। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो फिर सुनती है कि वही मुरली वाला, वही खिलौने वाला आया है, और वो क्या कह रहा है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब वो उस स्वर को जानती थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। तभी आवाज़ सुनते ही रोहिणी नीचे चली आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। जो उसके पति थे ना, कौन थे पुत्र उसके पति, बताओ। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, विजय बाबू। विजय बाबू उसके पति थे, जो घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। विजय बाबू की दादी थी घर पर। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, उनके पास आई रोहिणी, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। उसने क्या बोला दादी को आकर कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। कि उसको एक कमरे में बुला लो, बैठने के लिए बोलो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो कि मैं उधर नहीं जा सकती। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। मैं भी दूर कहीं, चिक चिक होता है घूंघट, घूंघट की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली। दादी उठकर कमरे में आ गई। ये मिठाई वाले इधर आना। दादी ने आवाज़ लगाई कि मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। मिठाई वाला था जो, वो पास आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ। ये
नई तरह की मिठाइयाँ हैं। उसने दादी को बोला कि कितनी मिठाई दूँ मैं आपको। ये नई तरह की मिठाइयाँ रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। उसने अपनी मिठाई की तारीफ़ की, मतलब उसके गुण बताए उसने अपनी मिठाई के कि उसकी मिठाई कैसी है, कितनी दूँ। फिर उसने पूछा सारे गुण बता करके कि कितनी दूँ। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। फिर उसने दाम बताया कि चपटी है, गोल है, पहलदार हैं और मैं पैसे 1 रुपये में, मतलब 1 पैसे में 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकता। जब दादी ने बोला कि तुम 16 तो बहुत कम दे रहे हो, कि 25 दे दो, तब मिठाई वाला कहता है कि नहीं दादी, मैं अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि वो बताना चाह रहा था लेकिन उसे नहीं बताया। उसने कहा खैर बट मैं अधिक नहीं दे सकता, मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, मैं इतनी ही दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, रोहिणी वहीं पर थी दादी के पास। वो चिक के पीछे से सब देख रही थी, मतलब घूंघट की ओर में सब देख रही थी। बोली दादी फिर भी सस्ता दे रहा है। उसने बोला कि अगर वो 16 दे रहा है वो भी सस्ता ही है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। उसने पैसे देकर बोला कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। उसने, दादी ने ये बात बोली कि मैं बूढ़ी हो गई, मुझे मोल भाव नहीं करना आता, और वो इसके पीछे एक स्माइल दे देती हैं। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए थे, कि वो पहले भी आया था या वो यहाँ पर पहली बार आया है, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। वो कहती है कि उससे क्वेश्चन करो कि तुम पहले भी यहाँ आए थे या पहली बार आए हो, और तुम यहाँ के निवासी मतलब यहाँ नहीं रहने वाले हो, इसलिए तुम कहाँ से आए हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई और चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। अब वो उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रही है। वो जानने की इच्छा रखती है कि आखिर क्या हुआ जो ये हर बार नई नई चीज़ें बेचता है। पहले वो खिलौने लेकर आया, फिर मिठाई लेकर मुरली लेकर आया, अब वो मिठाई लेकर आया। वो जानना चाहती है कि जो ये वो काम कर रहा है इससे उसे क्या फ़ायदा मिलता है। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब उसने क्या कहा कि मुझे संतोष मिलता है, सब्र मिलता है, धीरज धैर्य मिलता है, और कई बार बहुत सुख भी मिलता है, और यही चीज़ की मैं आशा करता हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब उसने बोला कि तुम मत सुनो, आपको दुख होगा जब मैं अपने बारे में बताऊंगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगा। उसने कहा। अब वो कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तुम मुझे बता दो, मैं मिठाई और भी ले लूँगी, बट तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं जानने की इच्छा रखती हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित जिसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, बहुत संपन्न होता है। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वो अपने बारे में बता रहे कि उसके पास सब कुछ था,
मेरा वह सोने का संसार था। वो कहते हैं कि वो मेरा सब सोने जैसा एक संसार था जिसमें मैं बहुत खुश था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब संपत्ति भी बहुत थी और मैं बहुत खुश भी था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। मेरी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। अठखेलियाँ मतलब जो वो खेलते रहते थे, उससे घर में कोलाहल, शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। वो कहता है कि समय का कुछ पता नहीं, विधाता ने क्या लीला रची हुई है कोई नहीं जानता। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। वो बता रहा है सब अपने बारे में, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। अब वो सब मर चुके हैं, उसकी पत्नी भी, बच्चे भी। अब वो ये व्यवसाय इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की शक्ल देखकर सुख प्राप्त कर सके। उस तरह रहता, घूम घूम कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूँ। उसके पास बहुत पैसा है लेकिन सिर्फ उसके पास खुशी नहीं है, उसके जीवन में कोई नहीं है, इसलिए वो खिलौने बेचकर दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब हमने पढ़ा जो मिठाई वाला है वो एक संपन्न व्यक्ति था, लेकिन किसी कारणवश उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई और वो जो ये व्यवसाय करता था यह दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करता था, इसलिए वो ये काम करता था। आशा है आप सबको ये पाठ, कहानी है जो मिठाई वाला, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हैव अ नाइस डे।